चलिए शुरू करें। ऑनलाइन एक बार प्लीज़ कंफर्म कर देंगे क्विकली। आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है। ओके चलिए, पेपर पैटर्न देखा था हमने। नाउ ऑन टू सिलेबस। एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, हमारे सब्जेक्ट कॉरपोरेट एंड अदर लॉज। एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम बताता है, ठीक है, हमारे पास में दो मेन पार्ट्स हम बोल सकते हैं इसके है। एक है कॉरपोरेट लॉ एंड दूसरा है अदर लॉज। ठीक है, कॉरपोरेट लॉज जो है इसमें सबसे मेन वेटेज, सबसे मेन थिंग कौन सी है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। ओके, एंड एक और एक्ट का थोड़ा सा मतलब पार्ट है, कुछ इंट्रो एंड थोड़ा सा डिटेल्स है, विच इज LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉरपोरेट लॉज। अदर लॉज में हमारे पास में 3 मेन सेक्शंस है। पहला है जनरल क्लॉजेस एक्ट, दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड तीसरा है फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब इनमें क्या है, ये क्या होते हैं, कितने मार्क्स का, कैसा है, क्या है, ये हम डिटेल में अब एक एक चीज देखेंगे। वापस चलते हैं हमारे बिलव्ड इंस्टीट्यूट के साइट पर। यहां पर हम आ गए बॉस नॉलेज पोर्टल। इसमें कहां जाएंगे? स्टडी मटेरियल, न्यू स्कीम। स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, उसमें इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? पेपर 2, कॉरपोरेट एंड अदर लॉज। मॉड्यूल 3 मॉड्यूल्स है जो आपके पास में आने वाली है। ठीक है, उसमें मॉड्यूल 1 में हम देखते हैं इनिशियल पेजेस, शुरुआती कुछ पेजेस। क्या बोलते हैं? ICI, दैट्स ऑल। इवॉल्विंग रोल ऑफ CA के बारे में, आपके बारे में, मतलब क्यों है इंपॉर्टेंट, CA क्या है, सब दिया हुआ है। स्किल्स रिक्वायर्ड एट इंटरमीडिएट लेवल। यू आर expected to not only acquire professional knowledge but also ability to apply such knowledge in problem solving। अभी आप जो भी इंटर में सीखोगे वो आप कहां अप्लाई करोगे? आपके आर्टिकलशिप में। ठीक है, रियल वर्ल्ड में आपको ये नॉलेज डेफिनेटली काम आएगा। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के बारे में बताया गया है कि ये डायनेमिक है, इंटरेस्टिंग है। एंड आवर मेन पार्ट 1 कंपनी लॉ 70 मार्क्स, अदर लॉज 30 मार्क्स। सर तो क्या ये मतलब वो सेम है क्या? हमने 70-30 एक और जगह बाइफर्केशन देखा था, कहां पर? MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव में। तो इसका मतलब ये है क्या 30 मार्क्स का जो MCQ है वो अदर लॉज एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, ये जो है ये एक बाइफर्केशन है आपके सिलेबस का, ठीक है कि 70 मार्क्स का जो है आपको 70% जो वेटेज कैरी करेगा वो क्या कैरी करेगा, कॉर्पोरेट लॉज, जिसमें कौन से है हमारे पास, कंपनीज एक्ट 2013, LLP एक्ट 2008 एंड जो अदर लॉज है ये वाले, ये कितने मार्क्स कैरी करेंगे, 30 मार्क्स, जिसमें कौन से है हमारे पास, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ओके, अब इसमें से मतलब हम देखें तो 70 में से 30% वुड बी एमसीक्यूज एंड ये 30% में से भी 30% वुड बी एमसीक्यूज एंड बचा हुआ दोनों में से 70% जो है वो आपके रहेंगे डिस्क्रिप्टिव। बॉस एकेडमिक वैल्यू एडेड, ओके, ब्ला 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 ब्ला, कंपोनेंट्स ऑफ चैप्टर, टेस्टिमोनियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिलेबस, सिलेबस ये एक्चुअली है क्या, कंपनीज एक्ट, ठीक है, हमने देखा कॉर्पोरेट लॉ में हमारे पास में दो मेन सेक्शंस है, कौन से, कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ में वी हैव कंपनीज एक्ट, जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज आपके पास में है। अब जो कंपनीज एक्ट है ना, ये बहुत बड़ी एक्ट है, ठीक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सेक्शन, बहुत सारी चीजें कंपनीज एक्ट में है। जो लोग फाउंडेशन रूट से आए हैं उन्होंने भी वहां पर फाउंडेशन में भी कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, बट वहां पर सिर्फ एक छोटा सा थोड़ा सा इंट्रो था, बस ऐसा टच करके आए थे कंपनीज एक्ट को, थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। अब जो है बाकी की सारी डिटेल्स आपको यहां पर इंटर लेवल पर दी हुई है एंड अगेन फाइनल लेवल पे भी बाकी कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट क्या क्या है इसमें चैप्टर्स हमारे पास में, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट डिक्लेरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या है ये सब, देखते हैं कि पहला प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी जो चैप्टर है इसमें मेजॉरिटी आप लोगों को नहीं, क्या डेफिनेशंस दी हुई है, ठीक है। मेजॉरिटी उस चैप्टर में सिर्फ कोई भी एक एक्ट होता है, ठीक है, कोई भी एक्ट के शुरुआत में नहीं, क्या सेक्शन 2 में आपको डेफिनेशंस दी हुई होती है। अब एक्ट्स में बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, उन शब्दों का बहुत सारे अलग अलग जार्गन्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स यूज हो सकते हैं, तो उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है जो हम यूज करने वाले हैं, वो सब आपको मेजॉरिटी दिया हुआ है कौन से आपके चैप्टर में, प्रिलिमिनरी। कंपनी के एक जस्ट इंट्रोडक्शन, कंपनीज एक्ट के बारे में कब से लागू हुआ, क्या हुआ, एंड मेनली द डेफिनेशंस पार्ट। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। इसमें हमारे पास में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन, मेंबर सेवरल लायबल, इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन। कंपनी जब भी बनती है तो उसके इनकॉर्पोरेशन से लेकर भी ना कुछ रूल्स दिए हुए हैं बनाने से रिलेटेड, ठीक है। एओए, एमओए, ये कभी नाम सुना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स, कंपनी क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, उसके रूल्स रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रॉडली हमारे पास में जो है चैप्टर हमारा 2 इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू इसमें कवर्ड है। अपन एक जस्ट बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे सिलेबस का कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अल्टरेशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में कुछ अगर हमने जो पहले बनाया था उसमें अगर कुछ बदलना है, कुछ बदलाव करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस कभी सुना है नाम, क्या होता है? देखो, कंपनी नहीं क्या अपने शेयर्स इशू करती है, ठीक है। अब वो शेयर इशू करने के लिए उसको अपने बारे में मार्केट में बताना तो पड़ेगा ना कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, क्या हूं, ठीक है।
वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स प्लस कंपनी जो पैसा आने वाला है शेयर से वो कहाँ यूज करेगी, कैसे यूज करेगी, क्या प्लान है, कौन कौन लोग डायरेक्टर है, ये सारी जनरल चीजें कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में अपनी दी हुई होती है। ठीक है। एंड देन शेयर एप्लीकेशन लोग करते हैं, उसको कंपनी अलॉट कैसे करती है, क्या करती है, इसके बारे में जो सारे लॉज एंड पॉइंट्स है वो सब कहाँ कवर होने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 में, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। लोगों ने अप्लाई किया तो अलॉट करते हैं ना, सबको तो नहीं मिलते, कुछ लोगों को मिलते हैं। अलॉटमेंट के भी जो स्पेसिफिक रूल्स है, देन स्टॉक एक्सचेंजेस के रिलेशन में क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। देन ऑन टू चैप्टर नंबर 4 विच इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में, कैसे क्या होता है शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स कैसे होते हैं, कैसे इशू होते हैं, रिडेम्पशन उसका कैसा होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होते हैं, मतलब पैसा कैसे बुलाते हैं हम शेयर्स पे, कब इशू कर सकते हैं, उसकी लिमिट्स क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास कहां पर दी हुई है चैप्टर नंबर 4 में, विच इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। कंपनी कुछ केसेस में एलिजिबल जो कंपनीज है वो नहीं क्या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है। अब वो कौन सी कंपनीज है, क्या रूल्स है उसके बारे में, और डिपॉजिट के बारे में कैसे कर सकती है, क्या कर सकती है, कितना कर सकती है, ये सारा पार्ट इज कवर्ड इन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज इस चैप्टर में। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जस्ट एक छोटा सा इसके बारे में बताओ तो बेसिकली देयर इज अ चार्ज, बेसिकली कोई भी चीज़ पे अपन मतलब चार्ज क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे मॉर्गेज वगैरह होता है, ठीक है, उसमें मतलब और डिटेल्स बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जस्ट टू गिव अ शॉर्ट ओवरव्यू चार्जेस, उसके बारे में, और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है चार्ज का, एंड उसका मतलब सेटिस्फैक्शन चार्ज का कैसे हो सकता है, वो कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें, क्या होता है चार्ज एग्जैक्टली, ये सब हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में। मॉड्यूल 1 में यहां तक ही है। देन ऑन टू मॉड्यूल 2। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी जो है, अब इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है। कंपनी में मीटिंग्स होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग होती है। ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग नाम सुना होगा कभी, ये मीटिंग होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, उसके लिए कैसे नोटिस देना है, वो मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है, उसके मिनट्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कवर है। उसके रिलेटेड हमें क्या क्या फॉर्म्स भरने होते हैं, एनुअल रिटर्न ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर्ड है। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड नाम सुना है कभी? कंपनी जो शेयर इशू करती है, ठीक है, कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। अब ये जो शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, ठीक है, अब कंपनी जो है प्रॉफिट कमाती है। ठीक है। ये शेयर जो है, वो शेयर एक्चुअली क्या है, कंपनी का पार्ट ओनरशिप। ठीक है। शेयर होल्डर जो है वो कौन है, कंपनी के ओनर ही है, मतलब उनका प्रॉफिट में भी कुछ ना कुछ हिस्सा है, बरोबर। ये जो प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये अब डिविडेंड के बारे में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज दिए हुए हैं कि डिविडेंड कैसे, कब हम दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में वो देना पड़ता है डिविडेंड, अगर नहीं दिया तो क्या पेनल्टीज है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में हमारे पास में कवर्ड है। देन
अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे मेंटेन करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड्स रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किस बला का नाम है, उसके बारे में क्या क्या है, मतलब क्या लिमिट्स है उसकी, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास में दी हुई है। ठीक है, देखिए एक और चीज़ आपको जनरल लॉ में बताऊँ ना, लॉ में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी का भी पॉइंट रहता है। मतलब कोई भी चीज़ एक कंपनी को एप्लीकेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे टर्नओवर हो गया उसका कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये आता है एप्लीकेबिलिटी वाले पार्ट में। जस्ट एक आपको मतलब कि क्या उसमें और आता है हमारे एक्चुअली सिलेबस में, वो बताने के लिए। ये सब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको एप्लीकेबल है, कैसे है, क्या है, ये भी सारे हमारे पास में कवर्ड है। देन ऑडिट एंड ऑडिटर्स, हमारे से सबसे ज़्यादा रिलेवेंट, ऑडिट करते हैं कंपनी का हम। ठीक है, ऑडिटर्स सीए बनने के बाद में। अब उन सीए के स्पेसिफिक भी ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि वो कितने ऑडिट कर सकते हैं, कैसे उन्हें करना है ऑडिट। ठीक है, अब ऑडिट करते टाइम पे हम व्यू देते हैं, ठीक है, कि जो आपका ये स्टेटमेंट है, पूरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये सही से आपके ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब इसमें भी कैसे बताना, कब कौन सा ओपिनियन देना, हम कब डिस्क्लेम कर सकते हैं ओपिनियन, कब मॉडिफाइड ओपिनियन, कैसा क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत, मतलब इसमें एक्चुअली जो पूरी डिटेल है वो ऑडिट सब्जेक्ट में कवर्ड है, बट इसमें हमारे उससे रिलेटेड जो रूल्स है, रेगुलेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट के रिलेटेड, और हमारी पावर्स क्या है, ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज की क्या पावर्स है, देन कैसे रिपोर्टिंग करना है, क्या रूल्स है, ये सब यहाँ पर ऑडिट एंड ऑडिटर्स में कवर्ड है। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कुछ कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उनके रिलेशन में क्या रूल्स रेगुलेशंस है, दीज आर ऑल्सो कवर्ड। एंड लास्टली मॉड्यूल नंबर 3, यहां पर अभी तक ऊपर तक जो हमने देखा वहां पर हमारा कवर हो गया क्या, कंपनीज लॉ, कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब मॉड्यूल 3 में जो है आपको पहला चैप्टर है, कौन सा, चैप्टर नंबर 12, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कैसे होता है, क्या होता है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, उसके पार्टनर्स कैसे होते हैं, बनती कैसे है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, ये सारी चीजें। एलएलपी के बारे में इज कवर्ड इन एलएलपी एक्ट 2008। देन कम्स अवर पार्ट ऑफ अदर लॉज। अदर लॉज, अदर लॉज में हमारे पास में सबसे पहला है जनरल क्लॉजेस एक्ट। कोई एक एक्ट में कुछ एक दिया हुआ है मीनिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इस पर रिलेवेंट आया भी था कि कंपनी may be formed for legal purpose। ठीक है, अब बेसिकली ये पढ़ने से क्या समझ में आता है कि कंपनीज लीगल पर्पस के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, पर इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी इलीगल पर्पस के लिए भी बनाई जा सकती है? नहीं, कंपनी इलीगल पर्पस के लिए कैसे बनाएंगे ना, इलीगल कंपनी थोड़ी वैलिड रहती है। अब ये जो यहां पर मे दिया हुआ है ना, ये बोलता है कि मे जो है दैट इंक्लूड्स शाल। ठीक है, मे मतलब आप उसको ऐसा मत समझो कि बनाई जा सकती है, उसको ऐसा समझो आप कि ये लीगल पर्पस के लिए ही बनाई जा सकती है। ठीक है, अब ये जो चीज है मे इंक्लूड शॉल, ये ऐसे सब चीजें दी हुई है कहां पर, जनरल क्लॉजेस एक्ट में। ठीक है, जनरल क्लॉजेस का इंटरप्रिटेशन मतलब कैसे होता है, ठीक है, जो चीजें नॉर्मली हम लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सब जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया हुआ है। सेकेंड है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ
स्टैच्यूज। ठीक है, हमने लॉ में देखा था शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कि लॉ जो है वो बेसिकली है तो सिंपल चीज है, ठीक है, बस लिखी हुई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। अब एक चीज हो सकता है कि कोई एक जना अलग तरीके से समझे, दूसरा जना दूसरे तरीके से समझे, हो सकता है। अब हर कोई अपने अपने हिसाब से अगर मतलब निकालेगा तो फिर कैसे काम चल पाएगा ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हमारे पास में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज है, जिसमें क्या दिया हुआ है, रूल्स दिए हुए हैं कि आप जो चीज को पढ़ते हो, ठीक है, उसको कैसे पढ़ना है, एक्चुअली उसको कैसे पढ़ना है कोई भी चीज को, इस चीज का ये मतलब दिया है, तो उसको इंटरप्रेट आपने कैसे करना है। जहां पर भी कंफ्यूजन है, जहां पर भी मतलब समझ में दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, उस केस में हमें कैसे इंटरप्रेट करना है, ये दिया हुआ है कहां पर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में। एंड लास्टली जो हमारे पास में आता है वो क्या है, फेमा, विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन में कुछ भी मतलब हम बाहर जाते हैं, बाहर से कोई भी मनी से रिलेटेड कुछ भी हमारा एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी फ्रीली एकदम किधर भी ले जा सकते, कुछ भी कर सकते। इसके रिलेशन में भी नहीं, क्या बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं कि आप इतना ही अमाउंट कोई पर्पस के लिए बाहर ले जा सकते हैं, या इतना ही अमाउंट ऐसा कर सकते हैं। वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। ओके, क्लियर, सिलेबस हमारा कैसा कैसा है, क्या है। एक बार आपको 5 मिनट का टाइम है, कुछ लिखना हो आपको शॉर्ट नोट लिख लीजिए, कुछ वापस रिव्यू करना है पूरा सिलेबस आप कर सकते हो। कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क।
ठीक है, अभी देखो हमने चैप्टर्स देख लिए, सिलेबस क्या है वो देख लिया। अब आईसीआई ने नहीं किया, एक और चीज हमें दे रखी है विच इज वेटेज। ठीक है, हमारे पास में अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं, कंपनीज एक्ट दिए हैं, सब चीजें दी है। अब उन्होंने एक जनरल वेटेज दिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर जनरली या कौन से सेट ऑफ चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं। वापस कहां जाएंगे अपन उसके लिए, ICAI। इसमें देयर इज अ सेक्शन और ऑप्शन कॉल्ड सेक्शन वाइज स्किल वाइज वेटेजेस। कहां जाना है हमें, इंटरमीडिएट में। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक ही इसमें है, उसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। पहली बात करें पार्ट 1 कंपनी लॉ एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 1+2+3+4 प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल अलॉटमेंट, ये इसका वेटेज कितना दिया हुआ है, लगभग 20 से 30%। ठीक है, अब देखिए कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही आएगा। ठीक है, ये गाइडेंस है कि इतना परसेंट जनरली 20 से 30% जनरली इसका वेटेज है। मतलब वो 20 से 30% कितने में से, 70 मार्क्स में से। ठीक है, 70 मार्क्स मतलब कौन से वाले, ये कॉर्पोरेट एंड लिमिटेड लायबिलिटी वाले। एमसीक्यू और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको छोड़ दो। मेन हमारा मतलब सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन 70 में से 20 से 30, एवरेज अपन 25% पकड़े। 70 का 25% कितना होता है, 17 18 समवेयर अराउंड। ठीक है, 20 पकड़ो मोटा मोटी, तो पहले 4 चैप्टर्स मिला के आपको लगभग 20 मार्क्स का आएगा। देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको देखें तो सेम 25%, वही 18 19 20 मार्क का, ये भी हमारे पास में ये 3 चैप्टर्स मिला के वेटेज आएगा। देन द मेन चंक डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिटर्स, कंपनीज आउट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसका कितना वेटेज है, 30 to 35%, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया हो, 25 लगभग 20 से 25 24 25% मार्क्स अराउंड। ओके, दैट वुड बी कवरिंग योर मेजॉरिटी पार्ट। एंड जो बचा हुआ है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज 15 to 20%, अगेन दैट कम्स टू समवेयर 10 और 12 मार्क्स अराउंड। ठीक है, अब देखिए हम अदर लॉस के बारे में। तो अदर लॉस कितने इसके हैं हमारे पास, 30 मार्क्स के। 30 में से 35 से 40%, मतलब कितना हो गया हो, लगभग 10-12 मार्क्स का जो है हमारे पास में जनरल क्लॉजेस एक्ट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज अगेन सेम 10 मार्क का कुछ तो भी, एंड फेमा 30 to 40%, वो भी कुछ तो भी 10-12 मार्क्स का फेमा आपके पास में रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमारे पास में चैप्टर वाइज भी स्किल वाइज भी वेटेजेस दिए हुए हैं। मतलब हमारा सबसे मेन चंक बड़ा वाला कौन सा है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिटर्स, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देखिए हमें बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, बट जस्ट टू मतलब जब हम कभी रिवीजन करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, थोड़ा ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका मतलब कंटेंट कम है और कंपेरेटिवली वेटेज ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों को पहले रिवाइज करें हम, सो दैट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की रिवीजन पहले हो जाए, एंड अगेन देन बाद में अकॉर्डिंगली वी कैन गो 1 by 1। ये वेटेज वैसे आपके पास में रहेगा, ऑनलाइन में लिखना चाहे तो कोई लिख सकता है।
नाउ द लास्ट पार्ट, हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, नोट्स की हमने बात की थी। सबसे पहले नोट्स, जब सब बोलते हैं नोट्स बनाइए नोट्स बनाइए, तो सबसे पहले पर्पस समझिए नोट्स का। देखिए हमारे पास में है ना कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि है, ठीक है, बहुत सारे पेजेस है। एक बार तो पढ़ना दैट्स पॉसिबल, एक बार समझने के लिए, बट जब हम रिवाइज करते हैं तो वापस 2 3 4 बार सेम इतना सारा पढ़ना पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। इतना सब कुछ वापस पढ़ने जाएंगे तो वापस 3 महीने और लग जाएंगे, बरोबर। यहीं पर इसी के लिए हमारे पास में ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स, जो कि क्या करता है, हमारा जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसको हमें हमारी लैंग्वेज में बोलो, अपनी को जो समझा उस लैंग्वेज में, या और जैसे भी आपको लिखना है आपको कट शॉर्ट करके छोटे से इसमें उसको बनाना है, ठीक है, अपने इसमें, सो दैट आप उसको बार बार जो है इतने बड़े सिलेबस को इतने से पेजेस में क्विकली बार बार रिवाइज कर सको। जो लोग AIR लाते हैं, ऑल इंडिया रैंक्स लाते हैं, वो भी मतलब वो बोलते हैं हमने 6 7 8 रिवीजन भी की, ठीक है, तो उन्होंने मतलब कोई 6 7 8 बार पूरा सब कुछ थोड़ी पढ़ते बेटा, इतना टाइम किसी के पास में नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने जो एक कॉमन चीज रहती है उनमें, जो मैंने भी मतलब ऑब्जर्व की है, वो होती है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब बनाने का तरीका अपन देखें। हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कोई एक XYZ टॉपिक पढ़ा, उसमें वी हैव 8 हेडिंग्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां पर देयर आर हेडिंग्स, जहां पे उसके मेन हेडिंग्स दिए हुए हैं, एंड इसके अंदर नहीं क्या 4-5 लाइन में कुछ तो भी डेटा है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है हर पॉइंट में। अब हमें शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम पे क्या करना है, अपन ने लिख लिया टॉपिक, ठीक है, देन ये जो 8 की साइड हेडिंग्स है, ये तो हमने सारी साइड हेडिंग्स लिख ली, ठीक है, एंड ये जो पूरा डेटा है ना, इसको पूरा नहीं, इसके जो कीवर्ड्स है, ठीक है, की कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने क्या समझा, या फिर उसके जो कीवर्ड्स है, जो टेक्निकल वर्ड्स है, सिर्फ उसके सामने साइड हेडिंग के सामने एक लाइन में वो पूरा लिख लिया। मतलब आपका ये 2-3 पेज का कंटेंट जो है वो आधे पेज में कवर हो गया। एंड जब आप रिवाइज करोगे, जब अपन ने अगर कोई एग्जाम्पल डिस्कस किया है क्लास में, ठीक है, कोई और चीज समझी है, तो वो भी आप वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द आइडियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग अ शॉर्ट नोट, ठीक है, जो आपकी समरी नोट्स बेसिकली जो आपको बनानी है, वो आपको बनाने का ये आइडियल वे है। अब इसमें एक और जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, एक और ऑप्शन आपके पास में है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो रीडिंग के टाइम पे ही नहीं क्या, जो पार्ट इररिलेवेंट है उसको स्क्रैच आउट कर दो, या फिर जो पार्ट रिलेवेंट है उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। मतलब अगली बार जब आप पढ़ोगे तो सिर्फ जो हाईलाइटेड पार्ट है उतना ही पढ़ोगे, बट जब हम हाईलाइट करने जाते हैं ना तो आधी से ज्यादा बुक हाईलाइट हो जाती है, ठीक है, उसमें मतलब इतना ज्यादा ये नहीं रहता। तीसरा एक तरीका और है कि आप यूज करेंगे स्टिकी नोट्स। जो हमने पढ़ा, जहां पे जिस पॉइंट पे पढ़ा, जो आपको समझ में आया, जो उसका शॉर्ट पॉइंट बनाना है, वो आपने स्टिकी नोट पे साइड में ही लिख लिया और वो स्टिकी नोट निकाल के वो मॉड्यूल में चिपका दी, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है, बट शॉर्ट नोट, समरी नोट्स इज द बेस्ट थिंग जो आप बना सकते हो। इन दोनों को आप उसके कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है, बट शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। अब सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई एकदम मतलब बहुत सारे पेन पेंसिल यूज करके अलग अलग करके बनाता है। आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट मत करो, ड्राइंग वाइंग निकालते, ये करते वो करते, एक शॉर्टली अपने को समझ जाए, ठीक है, अपना जो पर्पज है, क्या पर्पज है, वो अपना सर्व हो जाए, दैट शुड बी इनफ फॉर इट, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का जो हमारा पर्पज है वो सर्व हो जाना चाहिए, दैट्स आवर मेन मोटिव।
ठीक है। और दूसरे तरीके से जैसे स्टिकी नोट्स या हाईलाइट्स, उसमें आप वैसा चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, सो दैट आपको हर बार वो मॉड्यूल से निकाल के आप देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? कूल। तो आज के लिए हम यहां पर रुकते हैं। वी विल स्टार्ट विथ आवर एक्चुअल टॉपिक्स फ्रॉम टुमारो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।